नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का दावा, दिसंबर में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की रची जा रही है साजिश, निगाहें रखें। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों को दंगे भड़कने की कोशिश को लेकर आगाह किया है। साथ ही उन्होंने सीमा पार से हथियारों की तस्करी का भी जिक्र किया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को राणाघाट में कहा कि उत्तर बंगाल को अलग करने के लिए सीमा पार से हथियारों की तस्करी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नजर रखें, क्योंकि दिसंबर से कुछ लोग बंगाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की योजना बना रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इससे पहले बुधवार को बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए हासिल कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं लौट पाएगी, क्योंकि 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से देश में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी समेत कई ट्विटर हैंडल्स को मिला ऑफिशियल लेबल फीचर, कुछ देर बाद हटाया गया। मस्क बोले, ऐसे प्रयोग होते रहेंगे। जी हां दोस्तों, ट्विटर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और सचिन तेंदुलकर के अलावा कई और नेताओं के हैंडल में ऑफिशियल लेबल जोड़ दिया था। हालांकि कुछ देर बाद ही इस लेबल को हटा लिया गया। अब किसी भी अकाउंट के नीचे ऑफिशियल लिखा नहीं दिख रहा है। इसके कुछ देर बाद ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट किया, कृपया ध्यान दें, ट्विटर आने वाले महीनों में कई बेवकूफी भरे काम करेगा, कई प्रयोग किए जाएंगे। हम वहीं आगे रखेंगे, जो काम करेगा, जो नहीं करेगा उसे बदल दिया जाएगा। कंपनी ने ब्लू टिक वाले अकाउंट और ऑफिशियल वेरीफाई अकाउंट के बीच एक अंतर पैदा करने के लिए यह फीचर शुरू किया है। ट्विटर की अधिकारी एस्थर क्रॉफर्ड ने ट्वीट किया, कई लोगों ने पूछा है कि वे ब्लू टिक वाले और ऑफिशियल वेरीफाई अकाउंट के बीच अंतर कैसे करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे के सामने रावत ने की शिंदे सरकार की तारीफ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलने जाएंगे। ठाकरे बोले, ईडी को बंद कर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना सांसद संजय रावत के तेवर बदले से नजर आए हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री पर हमलावर रहने वाले रावत ने उनसे और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, उद्धव से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के कामकाज की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 2-3 दिनों में देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करूंगा। एक दिन पहले ही पात्रा चोल घोटाले केस में मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने संजय रावत को जमानत दी है। दोस्तों, मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना सांसद संजय रावत मातोश्री पहुंचे। वहां उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हार के बाद भावुक हुए रोहित शर्मा, डगआउट में निकले आंसू, कोहली भी रहे निराश। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम का सफर खत्म हो गया। इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में 10 विकेट से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इमोशनल हो गए। रोहित शर्मा को डगआउट में भावुक होता हुआ देखा गया, जहां वह अपने आंसू साफ कर रहे थे। मैच खत्म होने के बाद जब टीम इंडिया के खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम से हाथ मिलाकर अपने डगआउट में पहुंचे, तब रोहित शर्मा भावुक हो गए। काफी देर तक रोहित शर्मा को राहुल द्रविड़ के साथ बात करते हुए देखा गया। दोनों ने कुछ देर बात की और उसके बाद रोहित शर्मा भावुक हुए, जहां कोच राहुल द्रविड़ उन्हें संभालते हुए नजर आए। दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी मैदान में निराश नजर आए। 10 विकेट से करारी हार के बाद विराट कोहली को मैदान में निराश देखा गया। वह अपना मुंह टोपी से छुपाए हुए थे, झुके हुए कंधे बता रहे थे कि किंग कोहली किस तरह हार से निराश हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज ने भारत की हार का उड़ाया मजाक, फैंस ने जमकर लगाई क्लास। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का सफर खत्म हो गया। 10 नवंबर को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से मिली हार के बाद भारत का टी20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट गया। अब वर्ल्ड कप का फाइनल 13 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारत की हार हुई तो इस पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिएक्शन भी आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की हार पर ट्वीट किया और रविवार को इंग्लैंड पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले की बात की। लेकिन यहां उन्होंने टीम इंडिया को ट्रोल करने की कोशिश की, जिस पर भारतीय फैंस का गुस्सा भड़क गया। उन्हें इसका जवाब भी दिया। दरअसल दोस्तों, शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि रविवार को 150-0 बनाम 170-0 का फाइनल मुकाबला है, यानी कि वह यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को पहले पाकिस्तान ने 152 रन बिना किसी नुकसान के हरा दिया था और अब इंग्लैंड ने 170 रन बना लिए बिना किसी नुकसान
नुकसान के, तो दोनों ही टीमें एक भी विकेट गंवाए बिना मैच जीती और अब इन दोनों टीमों का मुकाबला है और दोनों टीमों ने ही भारत को हराया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा हर किसान को पराली जलाना बंद करने का आदेश नहीं दे सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जुड़ी याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को सुनवाई की बात कही थी, लेकिन आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप पराली जलाने पर रोक चाहते हैं, लेकिन क्या हम हर किसान को इसका आदेश दे सकते हैं? कुछ चीजें कोर्ट कर सकता है और कुछ नहीं। हम नहीं समझते कि इस मामले को तुरंत सुनने की जरूरत है। 4 नवंबर को वकील शशांक शेखर झा ने दिल्ली एनसीआर में भयंकर वायु प्रदूषण का मामला तत्कालीन चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित के सामने रखा था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि AQI 500 के स्तर पर पहुंच गया है, लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट को दखल देना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ललित ने 10 नवंबर को मामला सुनने के लिए लगाने की बात कही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर के आधे कर्मचारियों को निकालने के बाद अब एलन मस्क का नया फरमान, बचे लोगों में भी मच गया है हड़कंप। जी हां दोस्तों, ट्विटर के नए बॉस बने एलन मस्क ने जहां कंपनी में छटनी की तलवार चलाई, वहीं जो कर्मचारी बचे हैं उन्हें ऑफिस से काम करने का फरमान सुना दिया गया है। उन्होंने ट्विटर कर्मचारियों को भेजे अपने ईमेल में घर से काम करने की सुविधा खत्म कर दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने ट्विटर इंक की कमान को अपने हाथों में लेने के साथ ही कंपनी में बड़ी छटनी करते हुए कई नई बदलाव किए। उन्होंने सबसे पहले CEO पराग अग्रवाल समेत शीर्ष अधिकारियों का पत्ता साफ किया, फिर बोर्ड में शामिल सभी डायरेक्टर्स की छुट्टी कर दी और फिर एक झटके में आधा वर्कफोर्स साफ कर दिया। ट्विटर में अब जो कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनमें भी डर का माहौल है। उनके इस डर को कंपनी के नए बॉस के पहले ईमेल ने और भी बढ़ा दिया है। वर्क फ्रॉम होम खत्म करने का आदेश जारी करने के साथ ही मस्क ने कर्मचारियों को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी ने 84 MLA के टिकट काटे। मोरबी ब्रिज हादसे में पानी में कूदकर लोगों को बचाने वाले को भी टिकट। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को पहली लिस्ट जारी की। 180 विधानसभा सीटों में से अभी 160 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट घोड़लिया से चुनाव मैदान में उतरेंगे। यहाँ उनके खिलाफ कांग्रेस की एमी याग्निक है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जगह डॉक्टर दर्शिता शाह राजकोट पश्चिम से चुनाव लड़ेंगी। वहीं पार्टी ने वर्तमान सरकार में शामिल 5 मंत्रियों का भी टिकट काट दिया है। इनमें राजेंद्र त्रिवेदी और प्रदीप परमार जैसे दिग्गज नाम शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजम खान को झटका, विधानसभा की सदस्यता होगी रद्द, सेशन कोर्ट का स्टे से इनकार। जी हां दोस्तों, सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी। रामपुर की सेशन कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। अब साफ है कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा। सेशन कोर्ट ने MP MLA कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को रामपुर के सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस तरह से रामपुर उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रामपुर की MP MLA अदालत ने 27 अक्टूबर को नफरत भरे भाषण मामले में खान को दोषी करार देते हुए उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उनके विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। हालांकि अदालत ने उन्हें तत्काल जमानत देते हुए दोष सिद्धि को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का वक्त भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर अदालत से खान की उक्त याचिका पर तत्काल सुनवाई कर उनका निपटारा करने को कहा। साथ ही उसने खान की सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी आलोचना की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैकलीन का आरोप, ईडी तंग कर रही है। कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा, सबूत थे तो अरेस्ट क्यों नहीं किया। जी हां दोस्तों, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की नियमित जमानत याचिका पर कल यानी कि 11 नवंबर को सुनवाई है। इस केस में गुरुवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कहा कि जैकलीन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें नियमित जमानत नहीं दी जाए। इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर सबूत हैं तो आपने जैकलीन को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। सुनवाई के वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन के साथ पिंकी ईरानी भी मौजूद थी। पिंकी पर सुकेश से पैसे लेकर जैकलीन तक पहुंचाने का आरोप है। जैकलीन ने कोर्ट रूम में अपने बचाव में कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी को मैंने पूरा सहयोग किया। मैंने खुद इस मामले में सरेंडर किया, लेकिन ईडी ने मुझे सिर्फ परेशान किया है। मैं अपने काम के सिलसिले में विदेश जाती रहती हूं, लेकिन मुझे विदेश जाने से रोक दिया गया। मुझे अपने परिवार वालों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। जैकलीन ने आगे कहा कि मैंने इन सब बातों के लिए जांच एजेंसी को ईमेल किया था, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं देश छोड़कर भागने वाली नहीं हूं। फिर उन्होंने मुझे LOC यानी कि लुक आउट सर्कुलर जारी कर रोक दिया। ईडी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 420 अंक गिरकर 60,613 पर बंद, निफ्टी 128 अंक टूटा, टाटा मोटर्स टॉप लूजर रहे। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 420 अंकों की गिरावट के साथ 60,613 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 128 अंक गिरकर 18,028 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं सिर्फ 6 शेयरों में तेजी रही। टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, टाइटन, बजाज फाइनेंस, ग्रेसिम समेत 39 शेयर्स निफ्टी के टॉप लूजर रहे। वहीं दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, यूपीएल समेत 11 बैंक्स निफ्टी 50 के गेनर्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वीरदास का बेंगलुरु शो हुआ रद्द, कॉमेडियन ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदूवादी संगठन के साथ बढ़ते विवाद के बाद वीरदास का बेंगलुरु में शो कैंसिल कर दिया गया। हाल ही में अपने रद्द हुए शो की जानकारी वीरदास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। वीर ने इंस्टा शेयर करते हुए लिखा कि हाय दोस्तों, बढ़ती कंट्रोवर्सी के कारण बेंगलुरु शो फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही शो की डिटेल्स और नई तारीख आपको बता दी जाएगी। इसी के साथ वीरदास ने लिखा कि सी यू सून बेंगलुरु, बीएमएस आपका पैसा रिफंड जल्द कर देगा आपके पास। एक ये भी ऑप्शन है कि इसे आप आगे के शो के लिए ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हुंडई की दूसरी इलेक्ट्रिक कार के लिए हो जाओ तैयार, 18 मिनट में होगी 80% चार्ज। जी हां दोस्तों, भारत में अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में है हुंडई मोटर। कंपनी ने अपने ग्लोबल फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर आइकॉनिक 5 को भारत में जल्द लॉन्च करने का ऐलान किया है। फिलहाल हुंडई भारत में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार हुंडई कोना की बिक्री करती है। हुंडई ने यह भी बताया कि इस गाड़ी के साथ कंपनी भारत के लिए अपना नया ईवी प्लेटफॉर्म पेश करेगी। इसका नाम ईजीएमपी इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर बनने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार आइकॉनिक 5 ही होगी। प्लेटफॉर्म अपने 5 लिंक रियर सस्पेंशन की बदौलत बेहतर राइड कंफर्ट और हैंडलिंग देगा। ग्राहक केवल 18 मिनट में बैटरी को 80% तक चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हुंडई आइनिक 5 को ग्लोबल मार्केट में पहले ही पेश किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना चला चांदी से उल्टी चाल, गोल्ड के भाव में 135 रुपए की तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में गुरुवार को बदलाव देखने को मिला। 10 ग्राम सोना महंगा होकर 51,898 रुपए का हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत में कमी आई है और अब यह 61,618 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन में मांगी थी राजनीतिक शरण, भारत आने से बचने का बना रहा था प्लान। जी हां दोस्तों, भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इसी बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि नीरव मोदी ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन भी किया था। सूत्रों के मुताबिक नीरव ने ब्रिटेन के अधिकारियों से शरण मांगी थी ताकि कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भी वह भारत वापस आने से बच सके। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनका यह अनुरोध खारिज कर दिया गया है या अभी भी अधिकारियों के समक्ष लंबित है, लेकिन बताया जा रहा है कि नीरव मोदी भारत वापस आने से बचने के लिए शरण का रास्ता अपनाता है। अगर शरण दे दी जाती है तो उसका प्रत्यार्पण नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका से लड़ाई के बीच सऊदी अरब ने भारत के साथ की बड़ी डील। जी हां दोस्तों, ओपेक प्लस के तेल उत्पादक कटौती के फैसले पर अमेरिका की नाराजगी झेल रहे सऊदी अरब को अब भारत ताकत देने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि पुणे बेस्ड कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक ने 12,000 करोड़ के ऑर्डर को स्वीकार करते हुए एक डील फाइनल की है। इस डील के तहत स्वदेशी 155 mm आर्टिलरी गन सप्लाई की जाएगी। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक ना तो सऊदी अरब का नाम लिया गया है और न ही बताया गया है कि कितनी संख्या में यह हथियार सप्लाई किया जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही जा रही है कि पुणे बेस्ड कंपनी का सऊदी अरब के साथ ही करार हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देते हुए कल्याणी ग्रुप ने बिना सऊदी अरब का नाम बताए कहा कि कंपनी को यह ऑर्डर एक ऐसे देश की ओर से मिला है जो किसी संघर्ष या युद्धरत क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाया, सरकार ने नियमों में किया संशोधन। जी हां दोस्तों, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडल डीम्ड टू विश्वविद्यालय के चांसलर के पद से हटा दिया गया है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF सरकार ने गुरुवार को केरल के कलामंडल डीम्ड विश्वविद्यालय के नियमों में संशोधन कर दिया, जिससे राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाया जा सके और अब इस पद पर कला एवं संस्कृति क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। केरल सरकार ने कहा था कि वह नहीं चाहती है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य में विश्वविद्यालयों के शीर्ष पद पर रहें। पिनराई विजयन नित केरल सरकार ने कला और संस्कृति संबंधी डीम्ड विश्वविद्यालय के नियमों में संशोधन के लिए आदेश जारी किया। केरल कला मंडल की वेबसाइट के अनुसार खान अभी इसके कुलाधिपति हैं, लेकिन केरल सरकार का यह कदम राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति सहित विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर राज्यपाल खान के साथ सरकार की चल रही खींचतान के बीच आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G20 शिखर सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे पुतिन, रूस ने किया कंफर्म। जी हां दोस्तों, अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं होंगे। इंडोनेशिया में रूसी दूतावास ने इसे लेकर पुष्टि कर दी है। इंडोनेशिया में रूसी दूतावास ने बताया कि सरगेई लावरोव यहां रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दूतावास में यूलिया टॉम्स्कॉय ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि सरगेई लावरोव G20 में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार समुद्री और निवेश मामलों के समन्वय मंत्री के प्रवक्ता ज्योति महार्दी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पुतिन वर्चुअली रूप से इस बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के लिए थमा प्रचार, पुरानी पेंशन स्कीम, बेरोजगारी और परिवारवाद समेत छाए रहे यह मुद्दे। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को प्रचार थम गया। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और इसके बाद सबकी नजरें 8 दिसंबर पर टिकी होगी, जिस दिन नतीजे आएंगे। हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, CM जयराम ठाकुर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाला। वहीं कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार की कमाल संभाले रखी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी है। आप संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM भगवंत मान, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में कई मुद्दे छाए रहे, जिनमें पुरानी पेंशन बहाली, परिवारवाद, बेरोजगारी के मुख्य मुद्दे रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का तलाक कंफर्म, टेनिस स्टार ने छोड़ा दुबई वाला घर। जी हां दोस्तों, भारतीय टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के तलाक की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच काफी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पाकिस्तान और UAE की मीडिया द्वारा यह जानकारी दी गई है कि दोनों अब अलग हो गए हैं और 12 साल की शादी खत्म हो गई है। हालांकि शोएब मलिक या सानिया मिर्जा की ओर से अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शोएब मलिक और सानिया मिर्जा अब अलग हो चुके हैं। दोनों ही अपने बेटे इज़हान मलिक की को पेरेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों अब अलग हो चुके हैं और साथ में नहीं रहते हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक सानिया मिर्जा और शोएब मलिक दुबई में एक विला में साथ रहते थे, लेकिन अब सानिया मिर्जा ने यह घर छोड़ दिया है और अपना एक अलग घर ले लिया है ताकि वह दुबई में रहकर अपने बेटे की को पेरेंटिंग कर सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के सबसे महंगे शेयर में बड़ी गिरावट, अचानक 9,000 रुपए हो गया सस्ता। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे महंगे शेयर में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि भारत का सबसे महंगा शेयर कौन सा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत का सबसे महंगा शेयर है MRF टायर का नाम तो आपने सुना ही होगा। यही कंपनी का शेयर है भारत का सबसे महंगा शेयर, जो लगभग 80-90 हजार यानी कि लगभग 1 लाख के आसपास है। लेकिन आज एक दिन में ही इसमें 9% की भारी गिरावट देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते MRF कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए, जिसके बाद शेयर में गिरावट हावी रही। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 32% गिर गया। कंपनी ने इस तिमाही में कुल 130 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जबकि समान तिमाही में पिछले साल कंपनी को 190 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। हालांकि रेवेन्यू में उछाल देखने को मिला है। खराब रिजल्ट का असर MRF के शेयर में देखने को मिल रहा है। बुधवार को शेयर करीब
9% टूट गया, जिसके बाद शेयर गिरकर 86,000 के आसपास पहुंच गया। दोस्तों गुरुवार को भी शेयर में शुरुआती दबाव दिखा था, हालांकि कारोबार के अंत में शेयर 0.50% चढ़कर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक का हाई 96,000 रुपए, जबकि इस दौरान शेयर ने 63,000 रुपए का लो भी बनाया। कंपनी ने ऑल टाइम हाई भी इसी महीने के 7 नवंबर को लगाया था। फिलहाल गुरुवार को शेयर 87,470 रुपए पर बंद हुआ। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, भारत के कौन से शहर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही, और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में। तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।